हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान शर्मा। तो बच्चों, मुझसे कुछ बच्चों की बात हुई थी, वो जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप टेट के हिसाब से मैथमेटिक्स के टॉपिक ले आइए थोड़े से। तो जितना भी पॉसिबल हो सके कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज 19 हो गई है डेट और 28 को उनका एग्ज़ाम है, तो वही 9 दिन 10 दिन इस तरह का टाइम बचा है। तो अब मैं इस वजह से मुझे ये लाना पड़ा है, ये वीडियो लानी पड़ी है मुझे। ये वीडियो भी है और भी वीडियो लाऊंगा मैं, तो वो टेट के हिसाब से लाऊंगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा कि मैं डेसिमल पढ़ा रहा हूँ या कुछ और पढ़ा रहा हूँ, तो मिक्सअप होगा वैसे तो इसमें। बाकी जो वो रूटीन में चल रहा है वो तो अलग चलता रहेगा। तो इसमें यूपी टेट वो टॉपिक में मैं डाल दूंगा। तो इसको जो टेट वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, और भी बच्चे ध्यान से देखें। तो वो बेनिफिशियल तो सभी के लिए ही है, लेकिन टेट वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगी। तो टाइम तो फिलहाल कम है, लेकिन उस हिसाब से मैं कोशिश ये करूँगा कि 28 से पहले पहले काफ़ी कुछ मैं कवर कर पाऊँ। तो जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मुझसे, तो उतनी कोशिश करूँगा मैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। तो पहले मैंने थोड़ा सा ये डेफिनेशंस मैंने बताने की कोशिश की है, इसमें बताऊँगा इनको। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, इस तरह से ये सारी जो है इनको बताऊंगा कि ये चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं, हमें पता नहीं लगता कि क्या है, कि टर्मिनेटिंग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, इस तरह से। तो ये चीज़ें पहले मैं बता दूँ एक बार में, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी ले लेंगे हम, और इससे आगे फिर नेक्स्ट फिर आगे आगे की वीडियो में कुछ देखेंगे हम। तो इसमें देखते हैं पहले। तो मैंने इनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कर दिया, जबकि लिख दिया है दोनों लैंग्वेज में मैंने ये। वहाँ भी बाइलिंगुअल ही होता है एग्जाम जो होता है। तो इस तरह से मैंने बताया। अब देखो जरा ध्यान से सुनना। प्राकृतिक संख्या एक तरफ से मैं सभी को डिफाइन कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ मैं। इधर लिखता रहूँगा, एग्जाम्पल लिख दिया करूँगा सामने इनके। तो पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्या, जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, वो गिनती वाली संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी, हम ऐसे चले जाते हैं आगे तक। तो इस तरह से ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जो 1 से शुरू होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हो गए, जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं, गिनती वाली संख्या है मतलब। दूसरी चीज लिखी है मैंने, दूसरा टॉपिक है ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं को लिखकर इससे पहले हम जीरो और लगा दें, मतलब जीरो से स्टार्टिंग कर दें, मतलब ये है नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, वो होल नंबर्स बन जाएंगे। तो अगर जीरो को भी इंक्लूड कर दें हम नेचुरल नंबर्स में, मतलब यहाँ लिख दें हम 0 1 2 3 4, इस तरह से डॉट 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 डॉट, मतलब आगे तक। डॉट डॉट का मतलब समझा ना, इससे आगे भी ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी ये। तो इस तरह से ये हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में आती हैं हमारी सम संख्याएं, मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो होते हैं वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं, 2 के टेबल में आती हैं। कोई भी संख्या, जैसे मान के चलो 4 है, 10 है, 6 है, 8 है, इस तरह से ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं 2 से, तो वो होंगी हमारी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स इस तरह से, जैसे 2 है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो ये जो है इवन नंबर्स होते हैं। ये सारी संख्याएं हमारी 2 से कट जाती हैं। हमने 7 क्यों नहीं लिया? 7 2 से नहीं कटता। 9 क्यों नहीं लिया? 2 से नहीं कटता, इस तरह से। विषम संख्याएं, इनके जस्ट अपोजिट मान लो कि ये वो संख्याएं होती है जो 2 से कट जाती हैं, लेकिन ये वो संख्याएं होती हैं ऑड नंबर्स, वो संख्याएं होते हैं जो 2 से नहीं कटती। अब देखो यहां लिखेंगे 1 3 5 7 9 11, इस तरह से चली जाएंगी ये। आगे हमारी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स।
इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। प्राइम नंबर्स काफ़ी मतलब मैंने देखा है कि प्राइम नंबर्स के बारे में कभी कभी बहुत मतलब पूछ लिया जाता है, प्राइम और एक को प्राइम, ये पूछ लिया जाता। प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, अब जरा एक चीज़ बता दूं, जैसे हमारे पास है 4, इस चीज़ को देखना, 4 को हम देखते हैं, इस 4 को, ये 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है, किस किस से डिवाइड, 4 हमारा 1 से कट जाएगा, 1 से भाग चला जाएगा, इसमें 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 में देखें तो 4 से भी भाग चला जाएगा। हमारे पास जैसे 12 है, किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक है। और जैसे हमारे पास मानो 5 है, ये 5 जो एक तो 1 से कटेगा, एक 5 से कटेगा, इस तरह से। तो ये जो होते हैं ये जो सामने लिखे हुए हैं, ये इसके होते हैं फैक्टर्स, गुणनखंड, इसके गुणनखंड हैं। 4 के गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड हैं, 3। 12 के कितने गुणनखंड हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। 5 के कितने गुणनखंड हैं, ये दोनों लिखे हुए हैं। तो इस तरह से मतलब फैक्टर्स, इनको बोलेंगे हम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन, उससे कम ना ज्यादा। कि जैसे 5 है हमारा, 5, इसके एग्जैक्टली देखा जाए तो 2 ही फैक्टर हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, 2 से ज़्यादा ऐसी कोई संख्या हमें नहीं मिलेंगी जिससे ये 5 कट जाए। जैसे कोई और देखते हैं, जैसे हमारे पास 2 है, किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं है। तो समझ गए, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। जो प्राइम नंबर्स मतलब जो रखते हैं केवल 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड हों जिनके, ये चीज़ खास ध्यान रखना। मतलब या ऐसे सिंपली ऐसे सोच लेना, जो 1 से कट जाते हों और अपने आप से कट जाते हों, इसके अलावा किसी से ना कटते हों। तो ये हमारे हो गए क्या, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होंगे, देखा जाए प्राइम नंबर शुरू हो जाएंगे हमारे 2 से। 1 नहीं होता, 1 नहीं होता। 1 को देखें हम, 1 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा पता नहीं, और किसी से नहीं कटेगा। तो ये नहीं होगा, इसका तो 1 ही फैक्टर है, इससे ज्यादा फैक्टर ही नहीं है इसके। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, केवल और केवल 2 ही फैक्टर हों। तो एक तो 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से ये प्राइम नंबर होते हैं। 9 नहीं, 9 में सोचना, 9 तो क्या होता है, 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और खुद 9 से कटता है। अब आ गई हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं का मतलब कंपोजिट नंबर्स। जैसे हमारी सम और विषम एक दूसरे की अपोजिट थी, इसी तरह से प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे की अपोजिट हैं। तो अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 4 लिखा था, हमने 12 लिखा था, इस तरह से। तो ये कहां से शुरू होंगे, देखो इनको हम यहां मैं एरो सा लगा देता हूं छोटा छोटा इनके सामने। हाँ, अब देखो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, 1 नहीं गिनी जाएगी, 2 भी नहीं गिनी जाएगी, 3 भी नहीं, 4। 4 के कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 से कटती है, एक 2 से कटती है और एक 4 से। तो 4
उसके बाद में 6, फिर 8, 9, फिर 10, फिर 12, इस तरह से। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो देख लेना, इनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी और भाज्य संख्या 4 हो जाएगी। ध्यान रखना, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, उससे पहले नहीं। सह अभाज्य, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। को प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जिनका HCF या मैसे, जिसका मैसे कितना आए, 1 आए, जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो हो वो केवल और केवल 1 हो, 1, वो भी। जैसे मैं लिखता हूं 5 है हमारे पास, एक हमारे पास 7 है। 5 किस किस से कटती है, एक तो 1 से, एक 5 से। 7 किस किस से, 1 से और 5 से। तो ये क्या है, अब इसमें देखो कि इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर देखें। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में क्या, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, केवल और केवल 1 हो कॉमन फैक्टर दोनों में, वो हमारी होती हैं। तो इस तरह के हम पेयर बता सकते हैं। इस तरह के पेयर बता दो सह अभाज्य संख्याओं में। एक तो हम बता सकते हैं, जैसे मानो मैंने बता दिया 2 और 3, एक बता दो 5, 7 बता दो। इस तरह से और भी बता सकते हैं। 2 और 3 में भी कॉमन फैक्टर 1 होता है। परिमेय संख्याएं, इसके बीच में एक हमारी और रह गई, इंटीजर्स। वो मैं अब कहाँ बताऊं, लिखना भूल गया मैं, चलो मैं बताऊंगा। इंटीजर्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं पूर्णांक। इधर मैं बता देता हूं, नोट कर लेना, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा आगे का, तब समझाऊंगा। यहां लिखता हूं मैं, इसको नोट कर लेना ध्यान करके। पूर्णांक, बोर्ड पे जगह नहीं बची लिखने के लिए, या इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। ध्यान से सुनना, यह काल्पनिक मिट गया, काल्पनिक, हाँ। जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं तो वो हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। पूर्ण संख्या को होल नंबर्स ये हैं, होल नंबर्स को हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं, तो हमारे जो बन जाते हैं वो पूर्णांक, इंटीजर्स। जैसे ये 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये होल नंबर्स हैं हमारे विद पॉजिटिव साइन। अब इनको विद नेगेटिव साइन लिख दो, -1, -2, -3, डॉट 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 डॉट। ये 0 प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, माइनस में -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं पूर्णांक या इंटीजर्स, ध्यान रखना। अब पूर्णांक या इंटीजर्स को मैं रफ कर देता हूं, इसको अलग लिख लेना आप, ये पहले होना चाहिए था इससे। चलो इसके बाद हम अपने वही रेशनल नंबर
रेशनल नंबर पे आ जाते हैं, जो हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जहां P और Q, ठीक है, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, आई मैंने इंटीजर के लिए लिखा, P और Q दोनों इंटीजर है और Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। मतलब ये है कि अपॉन में तो हम उन्हें लिख पा रहे हो लेकिन नीचे 0 नहीं आता हो, Q हमारा नॉन जीरो है, नीचे वाला 0 नहीं है, P 0 हो सकता है। तो हमारा जो है, जैसे इसके एग्जांपल लिख देता हूं मैं एरो लगा के। जैसे हमारे पास है केवल 1, केवल 2, केवल 3, जितने भी, इनके अपॉन में 1 मान के हम लिख सकते हैं। 3/5 खाली 0 लिख दिया मैंने, और बहुत सारे नंबर इस तरह से। तो ये जो होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ध्यान से सुनना, हम 0 को रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि हम 0 के अपॉन में 1 लिखेंगे। इसको अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं 0 को, जबकि यहाँ अपॉन में 0 नहीं है, अपॉन में 0 आने पे वो रेशनल नंबर नहीं बनता। तो खाली 5 है हमारे पास, तो 5 के अपॉन में बटे में 1 मान लेंगे, 5/1 P/Q के रूप में हो गया और ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद है, चलो, अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर्स, वो संख्याएं होती हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते, वो इर्रेशनल होते हैं। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। इर्रेशनल का हो जाता है, जैसे ये है, इसमें लिख देता हूं मैं, √3 है, √4 है, √7 है, इस तरह से। ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते इनको। मान के चलो √3/1 लिख दिया हमने, इसके अपॉन में माना हमने, इसके अपॉन में 1 लिख दिया, P/Q हमने लिखा। तो देखा जाए तो ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, ऊपर वाला भी इंटीजर हो, नीचे वाला भी इंटीजर हो, बोथ शुड बी इंटीजर्स, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होने चाहिए, लिखा मैंने P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये भी हमारा इंटीजर होना चाहिए ऊपर वाला, तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद आता हमारा शांत दशमलव। शांत वाला ना, वो शांत अलग है, शांत वर्ड अलग, ये शांत है, ये स्मॉल से है, छोटी वाली से। शांत दशमलव, शांत दशमलव कौन सा होता है, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इनको ध्यान से सुनना, शांत दशमलव जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कोई संख्या हमारी P/Q के रूप में है, रेशनल नंबर ही होते हैं ये, P/Q के रूप में है, तो उसको मैं एक काम करूं, मैं अब ऊपर वाला रफ करता हूं, ऊपर वाला रफ कर देता हूं, इनको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा मैं, थोड़ा सा लिख के। अभी भी थोड़ा सा साफ नहीं हुआ है, और एक बार कर देता हूं इसको। हाँ, अब देखते हैं, हमारा आता शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव जो होता है वो होता है, जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 3/,
मान के चलो ये है 10, या एक लिख दिया मैंने 7/6 लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। तो हम पता कैसे करेंगे कि वो शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है? इन दोनों को एक साथ ही बता रहा हूं मैं, दोनों को एक साथ बताता हूं, 10वां और 11वां पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है, नीचे वाला का मतलब हर, मतलब डिनोमिनेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर करते हैं, उसके फैक्टर, और देखते हैं वो किस किस से कटते हैं। वो 3/10 का किया, बस 2 5 जा 10, इसके अलावा तो इसके फैक्टर होते नहीं है। जैसे इसका किया मैंने 2 3 जा 6, ये किया मैंने। अब हम ये कैसे सोचेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है? ध्यान से सुनना कि या तो डिनोमिनेटर में जो हमने फैक्टर किए हैं, या तो हमारे पास 2 आए या 5 आए या दोनों आए, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, या तो 2 या 5 या दोनों, इसके अलावा कुछ ना हो, इसके अलावा कुछ ना हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है। वो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल ये वाला 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, खाली 2 2 2 2 आता रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, खाली 5 5 5 आता तो भी दिक्कत नहीं, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी दिक्कत नहीं। इनको फिर टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे, शांत बोलेंगे। या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ और आता है, इसके अलावा कुछ और आता है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव होगा। तो ध्यान रखना इस चीज का, 2 और 5 ये स्पेशल चीज है। 2 और 5 ये अगर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा हमको तो समझो टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कुछ भी जरा सा मानो 3 दिख गया, अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत हो गया। तो इसके बाद अब हमारी आती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ये वाली वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, मतलब अगर हम रेशनल नंबर्स, मतलब मैं लिख देता हूं, रियल नंबर्स इक्वल टू रेशनल प्लस इर्रेशनल, रेशनल प्लस इर्रेशनल, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को कंबाइन कर दें तो हमारी आ जाती है रियल नंबर्स। तो इसमें परिमेय भी शामिल होंगी, अपरिमेय भी शामिल होंगे। रियल नंबर वो रेशनल भी होंगे और इर्रेशनल भी होंगे, ठीक है। तो रेशनल इर्रेशनल के सारे एग्जाम्पल इसमें काम करेंगे, रेशनल के भी और इर्रेशनल के भी। अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो वास्तविक नहीं होती, मतलब इनको हम काल्पनिक भी बोलते हैं, इनकी हम कल्पना करते हैं, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं संख्याएं। जैसे तुम ये बच्चे जरा बताएंगे, इसका जो अंडर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 होगा, लेकिन -9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसको -3 मत सोचना, -3 मत सोचना, इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा।
इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर है, अवास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। जैसे मान के चलो हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 9, तो -3 का स्क्वायर तो नहीं आया -9, तो -3 इसका वो आंसर नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना, वास्तविक संख्या भी बता दी मैंने, अवास्तविक भी बता दी। अब इसके बाद मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, तो देखते हैं फिर। ये है पहला, दो संख्याओं के वर्गों का योग 3557 तथा उनके बीच का उनका गुणनफल जो है 1666 है, तो उन संख्याओं के बीच कितना अंतर है। संख्याएं मान लो एक x है हमारे पास संख्या और एक संख्या हमारी y है, तो इनके अनुसार देखो, जैसा ये बोलते हैं ऐसा करो। इन दो संख्याओं के x और y के वर्गों का योग मतलब x² + y² जो है 3557, अब उनका गुणनफल x × y जो है वो कितना 1666। पूछा है x - y कितना होगा, x - y कितना होगा, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ध्यान रखना, हमारे पास होता है x - y का स्क्वायर = x² + y² और -2xy, x - y का होल स्क्वायर, ये निकाल लो, x - y बाद में आ जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना। तो क्या आएगा, x², ये x² + y², इसकी जगह कितना 3557 रख दिया, -2 × xy की जगह लिख दिया 1666, तो इसमें से 3557 - 2 × 12, 2 × 12 13, 2 × 12 13, 2 × 2 और 1 3, 3332। इसमें से इसे घटा दो, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 3 गए 2, बस खत्म, x - y का होल स्क्वायर। तो जब हम x - y निकालेंगे, इसमें जब हम x - y निकालेंगे तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, √225। अब 225 का जो वर्गमूल आता है, जो हमारा स्क्वायर रूट आता है, वो 15 होता है। लेकिन मैं तुमको बता भी दूं कि करते कैसे हैं इसको। जैसे 225 है, हमने 225 के हमने किए गुणनखंड, काटो, किससे कटेगा उससे काट लो, ये 3 से भी कट जाता, 3 7 21 बचा 1, उतार लिया 5, 15 हो गया, 3 पंजे 15, फिर 3 से काट लो, 25 × 3 = 75 हुए कराएं, फिर 5 से काट लो, 5 एकम 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो इसके कितने बन गए, ये जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो दोनों जोड़ों में से एक एक ले लो, एक यहां से ले लिया, एक तो इस जोड़े में से, एक इस जोड़े में से, तो 3 पंजे 15, उत्तर आ गया हमारा 15। तो दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर होगा वो 15 का अंतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सवाल है, 4 लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 लगातार वाली जो है संख्या है, लगातार वाली, जैसे हम करते हैं 6 से शुरू, मानो हम 6 से शुरू करते हैं, तो पहली 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरह से 4 संख्याएं। मानो हम 16 से शुरू करते हैं, 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, इस तरह से, ये लगातार वाली सम संख्याएं हैं। तो इन सम संख्याओं के बीच में अंतर कितना चलता है, 2-2 का अंतर चलता है, 2-2 का अंतर।
तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें। मान के चलो हमने पहली संख्या मान ली x, पहली संख्या मान ली हमने x, तो दूसरी x प्लस 2, इससे 2 ज्यादा होगी। अगली जो x प्लस 4, इससे भी 2 ज्यादा होगी, तो 2 और जोड़ दिया। और इससे अगली x प्लस 6 होगी। 4 लगातार वाली सम संख्याएं लेनी हो तो इस तरह से ले लेना, 5 लेनी हो तो x प्लस 8 और कर देना। और अगर विषम संख्याएं भी लेनी हो तो भी इसी ऑर्डर में हम ले सकते हैं, सम और विषम दोनों को। उनमें भी विषम संख्याओं में भी हमारा क्या होता है, 2-2 का ही अंतर होता है उसमें भी, तो सेम मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है, ये जो कह रहे हैं 4 लगातार सम संख्याओं का योग, इनका योग करें, मतलब जोड़ो इनका सम, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 जो है वो क्या है, वो पहली संख्या से 198 अधिक है। पहली संख्या क्या है, x, ये इस x से 198 ज्यादा है। बस कर दो। एक तो ये है कि 1x 2x 3x 4x हो गए, एक तो ये, अरे ये तरीका, इस x से ये x गया। क्यों गया कि ये x दूसरी साइड है, दूसरी साइड, जब ये भी प्लस है ये भी प्लस, जब वो इधर को लाएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए काटा मैंने। चलो अब देखते हैं x हमारे पास कितने बचे, 1x 2x 3x बचे, हमारे पास बचे 3x इक्वल टू, उसको लिखता हूं 198 लिख दिया। यहां देखो और क्या क्या संख्या, 2 और 4 6 और 6 12 12 है ना, इधर लेफ्ट हैंड पे हमारे पास 12 है। इस 12 को मैं दूसरी साइड राइट हैंड की तरफ ले जाता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। इधर हमारा प्लस था, देखो प्लस का 6 प्लस का 4 कितना, प्लस के 10 प्लस का 2 प्लस के 12, इधर जाके माइनस के 12 तो 3x इक्वल टू ये कितना बचेगा, 198 में से इसको 12 को घटा दो, 198 में से 12 को घटाएंगे तो 186, तो x इक्वल टू आ जाएगा 186 अपॉन 3, 3 से काट लो, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18 3 दूनी 6 62, 3 छंग 18 3 दूनी 6, हाँ पूरा ये कट गया 62। अब जो पूछा है वो बता दो, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, x प्लस 6, ये वाली तो बड़ी है, ये छोटी, इससे बड़ी इससे बड़ी इससे बड़ी, सबसे बड़ी x प्लस 6 है। तो बड़ी वाली संख्या जो है, बड़ी संख्या, जब हम बड़ी संख्या निकालेंगे इसमें बड़ी संख्या हो जाएगी x प्लस 6, मतलब 62 प्लस 6, x की जगह 62, ये हो जाएगी 68 तो बड़ी वाली संख्या 68 हो जाएगी। चलो आगे अगला देखते हैं। ये सवाल है 2933 की घात 513 में इकाई का अंक क्या होगा। अब अगर इसको करते हैं 2933 को 513 बार लिखते हैं हम, 2933 गुणा 2933 गुणा 2933 गुणा 2933 कितनी टाइम्स लिखेंगे, 513 टाइम्स, 513 बार लिख के फिर उसकी उसमें गुणा, उसकी उसमें गुणा, उसकी उसमें गुणा, उसकी उसमें गुणा, कैसे पता लगेगा, ये गुणा पूरा दिन निकल जाएगा, गुणा नहीं हो पाएगी, टेट का पेपर तो बहुत दूर की बात है। चलो इसमें हम तरीका क्या अपनाते हैं, हम तरीका अपनाते हैं इस वाले में 3 के लिए, इस 3 के लिए बता रहा हूं मैं, लास्ट में देखते हैं, लास्ट में हमारा 3 है, 7 होता तो 7 के लिए भी यही करते हैं। तो ये जो पावर है, ये जो पावर है कितनी, 513 है, इस पावर को 4 से भाग देते हैं। सिंपल याद रख लेना, ज्यादा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है तो अलग वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, फिलहाल के लिए टेट के हिसाब से देख लेना। इसको 4 से डिवाइड करते, 4 से, 513 को 513 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4 बचा 1, फिर उतार लिया 1, 4 दूनी 8 बचा 3, उतार लिया 3, 4 अट्ठे 32 बचा 1,
ठीक है, बच्चा 1। ये चीज शायद समझ आ गई होगी। अब इतनी सी ट्रिक है, इतनी सी ट्रिक, जरा सी देर में सोच लोगे। ये जो लास्ट में है, ये जो लास्ट में है, इसकी पावर, ये जो लास्ट में है इसकी पावर उतनी कर दो जितना रिमाइंडर है। ये जो शेष बचा ना, शेष, ये जो शेष बचा है इसकी पावर इतनी कर दो। 3 की पावर 1 क्या होएगा, 3 आएगा, इकाई का अंक 3 हो गया। मतलब ये हो गया हमारा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक हमारा 3 आ गया। सपोज करो, मान के चलो 3 की पावर 2 बच जाती है हमारे पास अगर, तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करते, 3 3 9, लास्ट का डिजिट 9 आ जाता। इस तरह से करते हैं, बहुत ही इजी वे में किया मैंने ये, इससे आसान शायद कुछ तरीका नहीं होगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल है, पहली और तीसरी संख्याओं का योग 102, तीसरी और दूसरी संख्याओं का योग 108 तथा पहली और दूसरी संख्याओं का योग 104 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। सिंपल मान लो, एक मान ली हमने x, एक मान ली हमने y, एक मान ली हमने z। ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो पहली और तीसरी x प्लस z, इनका तो हो गया 102। अब कह रहे हैं तीसरी और दूसरी कितनी, z प्लस y, ये कितना हो गया 108। फिर पहली और दूसरी कितनी, x और y, x प्लस y, ये हो गया हमारा 104। तो कह रहे तीनों संख्याओं का योग कितना है। अब हमें क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस z, मतलब तीनों संख्याओं का योग है, योग जो बताना है हमें, मतलब x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू बतानी है इसमें। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें तीनों को जोड़ दो, तीनों को आपस में ऐड कर दो। मतलब पहली समीकरण हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई, ये तीसरी समीकरण हो गई। तो मतलब पहली को, दूसरी को, तीसरी को, तीनों को जोड़ दो। जब हम तीनों को जोड़ेंगे, ये प्लस ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले एक साथ जुड़ जाएंगे। तो जब हम करेंगे ये प्लस ये, तो x हमारा कितनी बार आएगा, 2 बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएंगे हमारे पास। y देखो, y एक यहाँ हमारे पास 2y हो जाएंगे। z हमारा एक ये रहा 2 हमारे पास z हो जाएंगे। ये तीनों को हम जोड़ेंगे, 8 2 10 4 14, ठीक है, और ये 3, ठीक है। ये देखो वैसे ही जोड़ लो, 100 300 और ये 14, ये हो गए 314। अब क्या करेंगे, सिंपल 2 का भाग, सभी में 2 का भाग कर दो। यहाँ करेंगे तो x बचेगा, यहाँ करेंगे तो y बचेगा, यहाँ करेंगे तो z बचेगा, और यहाँ करेंगे 2 का भाग। तो देखो 2 एक कम 2 बचा 1, उतार लिया 1, 2 पंजे 10 बचा 1, उतार लिया 4, ये बचा हो गया 14, 2 सत्ते 14, 157। वैसे कर लेना, 157 का डबल ही होता है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना आया, 157। तो अब ये जो इस वीडियो को होने को, तो इसमें और भी था बहुत कुछ, लेकिन जो है अब मैं बाकी जो क्वेश्चंस लूंगा मैं अगली वीडियो में लूंगा। मैंने ये कोशिश की है इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें डिफाइन करने की, जो छोटी छोटी टर्म्स थी हमारी, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्या, जो काल्पनिक नंबर्स हैं, रेशनल इरेशनल, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन करने की कोशिश की। इसमें एग्जाम्पल मैंने थोड़ी सी कम लिए, बाकी अगली वीडियो में कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस लूँगा मैं, तो और ज़्यादा आगे की चीज़ें, जो आगे की टर्म आएंगी उनको भी समझाऊँगा मैं। तो जो टेट वाले बच्चे हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो टेट वाले बच्चे, नॉन टेट वाले भी देखें, उनके लिए बेनिफिशियल है, ये फायदेमंद है उनके लिए भी। लेकिन जो टेट वाले बच्चे जो अभी टेट देने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जरूर ध्यान से देख लेना। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कराए हुए सारे क्वेश्चन टेट में आपको मिलेंगे, ये मुझे पता नहीं है,
लेकिन कोशिश ऐसी कर रहा हूँ कि आपको टेट में काफ़ी फ़ायदा हो जाए। अगर टाइम होता मेरे पास, मतलब अब टाइम नहीं है फ़िलहाल, तो चैनल भी मैंने जल्दी शुरू किया था, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कुछ डिटेल में करा सकूं। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूं कि मैं काफ़ी कुछ आपको मैटर इतना दे दूं कि आपको कुछ ना कुछ वहाँ टेट में फ़ायदा हो जाए। तो ध्यान रखना, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना, और टेट वालों तक तो ज़रूर पहुँचा देना, ज़्यादा भी नहीं तो टेट वालों तक ज़रूर पहुँचा देना। धन्यवाद।